बेटा आपका आज का टॉपिक लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता लेंस के द्वारा लेंस की क्षमता लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की माप लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित और अपसरित करने की माप लेंस की क्षमता कहलाती है। अभिसरित अपसरित करने का मतलब बेटा प्रकाश की किरणों को फैलाना या इकट्ठा करना। फैलाने और इकट्ठे करने की जो क्षमता है वो आपकी लेंस की क्षमता कहलाती है। जैसे ये आपका एक उत्तल लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष पर h ऊंचाई पर ये आपका एक उत्तल लेंस, ये प्रकाश की किरण जो प्रकाशित केंद्र से h ऊंचाई पर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। अगर इसकी दिशा देखें तो सीधी दिशा इसकी ये है, जबकि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है, एकत्र करता है, इकट्ठा करता है। तो ये से इस तरह से मोड़ देगा, ये फोकस पर जाएगी, ये इसका विचलन कोण डेल्टा, तो ये कोण भी डेल्टा होगा। हमने माना ये ए भी एक प्रकाश की किरण है, ये आपका उत्तल लेंस है, ए भी एक प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष से h ऊंचाई पर इसके समांतर आपतित होती है। इसका विचलन कोण डेल्टा है और अपवर्तन के बाद ये इसके फोकस पर मिलती है, अर्थात ये जो दूरी है वो फोकस दूरी है। लेंस की क्षमता लेंस के द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर एकांक दूरी पर मुख्य अक्ष के समांतर एकांक दूरी पर आने वाली प्रकाश की किरण का विचलन कोण लेंस की क्षमता कहलाता है। अगर मैं इस विचलन कोण का मान निकालूं तो देखो ये BOF एक समकोण त्रिभुज बन गया। BOF त्रिभुज BOF में tan डेल्टा निकालें तो tan डेल्टा tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, अर्थात tan डेल्टा बराबर लंब BO आधार OF। BO का मान H है, OF का मान F है, लेकिन परिभाषा से H का मान 1, परिभाषा से H बराबर 1, तो tan डेल्टा बराबर 1/f। यदि डेल्टा छोटा हो तो tan डेल्टा लगभग बराबर डेल्टा, अर्थात डेल्टा बराबर 1/f। डेल्टा लेंस की क्षमता है और लेंस की क्षमता को P से व्यक्त करते हैं, P से व्यक्त करते हैं, तो P बराबर हो गया 1/f। दोबारा देखेंगे बेटा, लेंस की क्षमता लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित और अपसरित करने की माप लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस के मुख्य अक्ष से एकांक दूरी पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण का विचलन कोण लेंस की क्षमता को व्यक्त करता है। हमने ये माना ए भी एक प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष से h ऊंचाई पर इसके समांतर आती है, जिसका विचलन कोण डेल्टा है। जब ये कोण डेल्टा है तो ये भी डेल्टा होगा ज्यामिति से। ये f इसका फोकस होगा, अर्थात O से f तक की दूरी फोकस दूरी f। समकोण त्रिभुज BOF लिया हमने, BOF में tan डेल्टा बराबर लंब बटे आधार, लंब आपका OB आधार OF, तो tan डेल्टा बराबर H/F।
एच का मान एक परिभाषा से, क्योंकि हमारी एकांक दूरी वाली लेते हैं, तो टेन डेल्टा बराबर 1/f। यदि डेल्टा छोटा हो तो टेन डेल्टा बराबर डेल्टा, और डेल्टा बराबर 1/f। डेल्टा लेंस की क्षमता है, लेंस की क्षमता को P से व्यक्त करते हैं, इसलिए P बराबर 1/f। अर्थात लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के समान होती है। बेटा अगर आपसे परिभाषा 2 नंबर में पूछी जाए तो आपको ये पूरा करके आना है। अगर 1 नंबर में लेंस की क्षमता पूछे तो आपको सीधे सीधे ये लिखना है कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को P से व्यक्त करते हैं। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है बेटा डायोप्टर। डायोप्टर को कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं। डायोप्टर को कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं, अर्थात P बराबर 1/f। अगर f मीटर में है तो उत्तर डायोप्टर में आएगा, और अगर f सेंटीमीटर में है तो फिर हम यहां लिखेंगे 100, यानी f नीचे इस तरह से आएगा 100 सेंटीमीटर। अगर लेंस की फोकस दूरी मीटर में है तो हम इसे 1/f लिखते हैं और P का उत्तर डायोप्टर में ही आता है। अगर f सेंटीमीटर में है तो हम इसे P बराबर 100/f लिखते हैं, उत्तर डायोप्टर में ही आता है। अगर आपसे 1 डायोप्टर की परिभाषा पूछे कोई कि 1 डायोप्टर क्या है, तो वह लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है उसकी क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है, ठीक है। और लेंस की क्षमता में जब हम लेते हैं तो f का जो मान है वो धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह सहित लगाते हैं, जैसे उत्तल लेंस के लिए धनात्मक और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक। यह आपका लेंस की क्षमता टॉपिक है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है लेंसों का संयोजन, पतले लेंसों का संयोजन। आप देखिए बेटा, अगला आपका टॉपिक है पतले लेंसों का संयोजन। पतले लेंसों का संयोजन। मैंने 2 पतले लेंस लिए जो एक दूसरे से सटाकर रखे हैं। ये लेंस उत्तल या अवतल कोई भी हो सकते हैं। मैंने उत्तल लेंस लिए कि ये 2 पतले लेंस हैं जो उत्तल लेंस हैं, और ये लेंस सटा के रखे गए हैं काफी। लेंस L1 L2, इनकी फोकस दूरी f1 और f2, इनका मुख्य अक्ष उभयनिष्ठ है, इनके प्रकाशिक केंद्र O1 O2 हैं। ये दोनों लेंस बहुत पतले हैं, अर्थात हम इनकी मोटाई की उपेक्षा करते हैं। यहां हम जो भी दूरियां लेंगे वो यहां से मापी हुई लेंगे। ये पहले लेंस इससे इनके संयोजन से u दूरी पर कोई बिंदु वस्तु O स्थित है, इससे एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के अनुदिश गई, दूसरी प्रकाश की किरण लेंस L1 पर आपतित हो रही है। प्रारंभ में मैं ये मानता हूं कि लेंस L2 नहीं है, केवल लेंस L1 है। जब केवल लेंस L1 है तो लेंस L1 के द्वारा इसका प्रतिबिंब I डैश बनता है, जो इस संयोजन से V डैश दूरी पर है। ये जो प्रतिबिंब I डैश है वो लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है, और लेंस L2 के द्वारा इसका प्रतिबिंब V दूरी पर I बनता है। दोबारा देखिए बेटा, आपका टॉपिक है पतले लेंसों का संयोजन। हमने 2 लेंस लिए L1 और L2, जिनकी फोकस दूरी f1 और f2 है। ये दोनों पतले लेंस हैं, इन दोनों को आपस में सटाकर रखा गया है। ये इसका मुख्य अक्ष है, दोनों के मुख्य अक्ष कॉमन है। पहले लेंस से u दूरी पर कोई बिंदु वस्तु O रखी गई है, इससे एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के अनुदिश जाती है, दूसरी लेंस पर आपतित होती है। लेंस L1 के द्वारा इसका प्रतिबिंब I डैश बनता है, जो V डैश दूरी पर है। दूसरे लेंस के लिए ये प्रतिबिंब वस्तु का कार्य करता है, और दूसरे लेंस के द्वारा इसका प्रतिबिंब I बनता है। इस प्रकार लेंसों के संयोजन के द्वारा U दूरी पर स्थित बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब V दूरी पर I प्राप्त होता है। अब आप देखिए, पहले लेंस के लिए लेंस सूत्र से
1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, लेकिन यहां पर प्रतिबिंब की दूरी v डैश है, तो बेटा हम v डैश लेंगे और f की जगह f1 लेंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके बाद बेटा दूसरे लेंस के लिए लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। फोकस दूरी f2 है, प्रतिबिंब की दूरी v है, लेकिन दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी u नहीं है बेटा, v डैश है, तो वो हमने ये लिया। पहले लेंस के लिए फोकस दूरी f1, प्रतिबिंब की दूरी v डैश, वस्तु की दूरी u। दूसरे लेंस के लिए फोकस दूरी f2, प्रतिबिंब की दूरी v, लेकिन वस्तु की दूरी v डैश। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दें तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। ये हो गया। 1/v डैश से 1/v डैश कैंसिल, ये आपका हो गया 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब मैं इन दोनों लेंसों के स्थान पर इनके तुल्य लेंस का उपयोग करता हूं। माना लेंसों के संयोजन के तुल्य लेंस L है, जिसकी फोकस दूरी f है। तुल्य लेंस होने का मतलब यह है कि जैसे ये दोनों लेंस मिलकर u दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बना रहे हैं, वो ये काम खुद अकेले कर रहे हैं। जैसे ये लेंस हो गया आपका, जो इन दोनों के तुल्य लेंस है, लेंस का नाम L, इसकी फोकस दूरी f, इसका प्रकाशिक केंद्र ये रहा O डैश। ये बिंदु वस्तु O स्थित है, जो इससे u दूरी पर स्थित है। एक प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से गई, बिना विचलित हुए चली गई। दूसरी प्रकाश की किरण लेंस पर आपतित हुई, जिसने ये प्रतिबिंब I का निर्माण किया, जो इससे v दूरी पर है। आप देखो, अर्थात लेंसों का ये संयोजन क्या कर रहा था, u दूरी पर स्थित बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब v दूरी पर बना रहा था, और वो सारा काम ये लेंस अकेले कर रहा है। इसका मतलब इसके समतुल्य है, ये u दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बना रहा है। तो लेंस सूत्र से ये हो गया बेटा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 व 4 से, 4 में और 3 में देखो दोनों की RHS समान है। समीकरण 3 व 4 से 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f। अर्थात लेंसों के संयोजन में उनकी फोकस दूरियों के विक्रम का योग उनकी तुल्य फोकस दूरी के विक्रम के समान होता है। दोबारा देख लो एक बार, आपने पतले लेंसों का संयोजन पढ़ रहे, दो पतले लेंस L1 L2 लिए, जिनकी फोकस दूरी f1 f2 है। लेंस से u दूरी पर बिंदु वस्तु O स्थित है। पहले लेंस के द्वारा इसका प्रतिबिंब v डैश दूरी पर I डैश बनता है, जिससे 1/f1 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u। दूसरे लेंस के लिए फोकस दूरी f2 है, जिसके लिए वस्तु I डैश प्रतिबिंब I है, तो 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/v डैश। समीकरण नंबर आपका 2। समीकरण 1 और 2 को दोनों को जोड़ देते हैं, तो 1/f1 प्लस 1/f2 ये हो गया आपका, ये आ गया। इसके बाद इन दोनों के स्थान पर एक तुल्य लेंस का उपयोग करते हैं, जिससे हमें मिलता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। समीकरण 3 व 4 लेते हैं, तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f। अर्थात लेंसों के संयोजन में लेंसों की फोकस दूरी का विक्रम का योग उसकी तुल्य फोकस दूरी के विक्रम के समान होता है। अच्छा, ये तो हमने तब बनाया जब इसमें केवल दो लेंस हैं। अगर दो से अधिक लेंस हो, यदि लेंसों की, अच्छा इसकी कुछ नोट देख लेते हैं सर। जैसे आप इसके नोट देखो, नंबर 1, यदि लेंसों के संयोजन में n लेंस हो,
यदि लेंसों के संयोजन में n लेंस हो तो क्या होगा, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/fn, यानी कि जितनी भी लेंस है सभी की फोकस दूरी के व्युत्क्रमों का योग कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा आपका लेंसों के संयोजन। इसी में अगर लेंस की क्षमता के रूप में लिखें, लेंस की क्षमता के पदों में, तो संयोजन की कुल क्षमता, भाई 1/f को हम P लिख सकते हैं, तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 प्लस Pn। ठीक, लेकिन बेटा आपको एक बात याद रखनी है, नोट नंबर 3 आपका, कि अगर ये बात आवर्धन क्षमता के रूप में हो तो संयोजन की कुल आवर्धन क्षमता m बराबर m1 गुणा m2 गुणा डॉट 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 गुणा mn होती है। नोटों को बेटा देख लो, यदि लेंसों के संयोजन में n लेंस हो तो संयोजन की तुल्य फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/fn, और लेंस की क्षमता के पदों में तो संयोजन की कुल क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 Pn। आवर्धन क्षमता की बात करेंगे तो ये गुणा में होती है। अब हम इसका सवाल देखेंगे। अब देखिए मैंने इसका सवाल, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस, अभिसारी यानी उत्तल, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी लेंस के संपर्क में रखा है, संयुक्त निकाय की फोकस दूरी ज्ञात करो। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी f1 5 सेंटीमीटर, अभिसारी उत्तल इसलिए प्लस का, f2 10 सेंटीमीटर, अपसारी माइनस का, f क्वेश्चन मार्क है आपसे। ठीक है, लेंसों की संयोजन से 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f, 1/f बराबर 1/5 प्लस 1/-10, तो ये आपका हो गया माइनस का 10, 1/f बराबर एलसीएम 10, f बराबर आ गया प्लस का 10 सेंटीमीटर। तुल्य फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर आ गई, लेकिन ये प्लस की आ रही है, इसका मतलब लेंसों का ये जो संयोजन है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। तुल्य फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर आ रही है, इसका मतलब ये लेंसों का जो संयोजन है वो एक उत्तल लेंस की भांति काम करेगा। ठीक, एक सवाल और देखें बेटा। अगला सवाल बेटा, +5D व -7D के दो पतले लेंसों को परस्पर संपर्क में रखकर बनाए गए संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात करो। संयुक्त लेंस अभिसारी होगा या अपसारी? बेटा इसमें देखो, इसने ये नहीं बताया लेंस की क्षमता है, तो आपको डायोप्टर डी से पहचानना है कि लेंस की क्षमता है। पहले लेंस की क्षमता 5D, दूसरे लेंस की क्षमता -7D। संयोजन की क्षमता आपसे पूछी है, संयोजन की क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 5D माइनस 7D माइनस 2D, ये संयोजन की क्षमता आ गई। संयोजन की क्षमता माइनस आ रही है, इसका मतलब लेंस कैसा होगा आपका, अपसारी। जो संयोजन होगा वो किसकी तरह काम करेगा, अपसारी की तरह काम करेगा। अतः संयोजन अपसारी की भांति कार्य करेगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक बेटा,
आपका अगला टॉपिक है प्रिज्म। आपका अगला टॉपिक है बेटा प्रिज्म। प्रिज्म किसे कहते हैं? जब दो अपवर्तक सतह किसी कोण पर झुकी हुई व्यवस्थित हो तो वह प्रिज्म कहलाता है। जैसे आपकी ए बी और ए सी दो अपवर्तक सतहें जो इस कोण पर रखी है, तो ये आकृति प्रिज्म कहलाती है। इनके बीच का ये कोण प्रिज्म कोण कहलाता है और इसके सामने की ये जो भुजा होती है वो प्रिज्म का आधार कहलाती है। प्रिज्म का आधार। ए बी और ए सी दो अपवर्तक सतह जो किसी कोण पर झुकी हुई रखी हो, जैसे ए, तो ये जो व्यवस्था है ये प्रिज्म कहलाती है। इन दोनों अपवर्तक सतहों के बीच का कोण प्रिज्म कोण कहलाता है आपका, और इसके सामने की जो भुजा है वो प्रिज्म का आधार कहलाती है। ये आपका प्रिज्म है। हमारा इसका बड़ा टॉपिक है, 4 नंबर का टॉपिक है, वो है प्रिज्म से अपवर्तन, जिसका डेरिवेशन बेटा हम पढ़ेंगे प्रिज्म से अपवर्तन, अर्थात प्रिज्म से न्यूनतम विचलन के लिए व्यंजक। आपको इस चित्र को बहुत अच्छे से देखना है और ये समझना है। ये एबीसी एक प्रिज्म है, इस पर एक प्रकाश की किरण ये आपतित हुई पी क्यू। अगर ये प्रकाश की किरण सीधे जाती तो इसका रास्ता ये होता। अगर ये प्रकाश की किरण सीधे जाती तो इसका रास्ता ये होता, लेकिन ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। इस क्यू बिंदु पर जो अभिलंब है वो ये रहा, और ये किरण अभिलंब की ओर झुक रही है, फिर विरल से सघन में जा रही है, तो ये हो। आपके मन में ये भी आ सकता है कि ये किरण सीधे इसके समांतर क्यों आई है, ये आगे बताऊंगा। ठीक, अब ये आपका अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण आई, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण अपवर्तन कोण आर, जिसे मैं R1 कह रहा हूं। एबीसी एक प्रिज्म है, इस पर PQ प्रकाश की किरण आपतित हुई। बिंदु Q पर अभिलंब एन डैश है, QR अपवर्तित किरण है, जिसे मैंने आधार के समांतर बनाया है। क्यों बनाया है आगे बताऊंगा। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण आई, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण अपवर्तन कोण R1 है। ये QR किरण यहां से निर्गत होगी, बिंदु R पर अभिलंब एम डैश है। ये दोनों अभिलंब एक दूसरे को T बिंदु पर काटते हैं, और ये निर्गत प्रकाश की किरण ये रही जो RS है। ठीक, इस किरण को अगर मैं पीछे देखूं तो ये यहां से आती हुई दिखाई देगी। दोबारा देखें, एबीसी एक प्रिज्म है जिस पर PQ प्रकाश की किरण आपतित होती है। बिंदु Q पर अभिलंब एन डैश है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण I है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण अपवर्तन कोण R1 है। QR किरण सतह AC से दोबारा अपवर्तित होती है। निर्गत किरण RS है। बिंदु R पर अभिलंब एम डैश है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, लेकिन इसका नाम बेटा हमने R2 रखा है, और ये निर्गत कोण, इसका नाम E है। जब हम RS किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो हमें यहां से आती हुई दिखाई देती है। इस कटान बिंदु को U नाम दे दिया मैंने, और ये जो है वो हमारा विचलन कोण है डेल्टा। ये हमारा विचलन कोण है डेल्टा। क्योंकि अगर आप गौर करो तो इस प्रिज्म ने क्या किया, इस प्रिज्म ने ये जो PQ प्रकाश की किरण आ रही थी जो सीधे जाती, उस किरण को इस तरफ मोड़ दिया RS दिशा में, तो ये इसका विचलन कोण कहलाएगा। ये इस प्रिज्म से अपवर्तन के लिए चित्र है।
दोबारा देखो एक बार, एबीसी एक प्रिज्म है, इस पर पीक्यू एक प्रकाश की किरण आपतित होती है, बिंदु क्यू पर अभिलंब एन डैश है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण आई है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण अपवर्तन कोण R1 है। क्यू आर किरण एसी सतह से निर्गत होती है, निर्गत किरण RS है, बिंदु R पर अभिलंब एम डैश है, ये दोनों अभिलंब एक दूसरे को T पर काटते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण को यहां नाम R2 दिया है इसकी सिमेट्री के लिए, और अभिलंब और निर्गत किरण के बीच का कोण E है, निर्गत कोण। RS किरण को पीछे बढ़ाने पर यह बिंदु Q पर ऊपर पहुंचती है, जिसका विचलन कोण डेल्टा है। ये जो प्रकाश की किरण समांतर बनाई है वो इसलिए बनाई है कि हमारा विचलन कोण न्यूनतम स्थिति में हो, ये डेल्टा है। जब ये विचलन कोण न्यूनतम स्थिति में होता है तो ये अपवर्तित किरण इस मुख्य आधार के समांतर आती है। समांतर आने का मतलब ये है कि ये इसके न्यूनतम है, न्यूनतम स्थिति में ये समांतर होती है। ये प्रिज्म का चित्र है हमारा। अब हम इसमें काम शुरू करेंगे। आप देखो चतुर्भुज ए क्यू टी आर लो, चतुर्भुज ए क्यू टी आर में कोण ए प्लस कोण क्यू प्लस कोण टी प्लस कोण आर बराबर 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आप जानते हो ज्यामिति से, लेकिन कोण Q बराबर कोण R बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये जो है वो आपकी अभिलंब है। तो कोण A प्लस 90 प्लस कोण T प्लस 90 बराबर 360। तो ये कोण A प्लस कोण T बराबर 360 माइनस 180, कोण A प्लस कोण T बराबर 180, समीकरण नंबर 1। हमने चतुर्भुज ए क्यू टी आर लिया, इसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री ज्यामिति से, लेकिन ये कोण Q और ये कोण R ये दोनों 90 अंश के हैं, क्योंकि एन डैश और एम डैश अभिलंब है। तो इनके मान 90-90 लगा दिए तो हमारा आ गया a प्लस टी बराबर 180, समीकरण नंबर 1। अब हम ले रहे हैं त्रिभुज क्यू टी आर, त्रिभुज क्यू टी आर, त्रिभुज क्यू टी आर से कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण T बराबर 180। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। समीकरण 1 और 2 को देखो, दोनों की RHS में 180 है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से कोण A कोण R1 प्लस कोण R2 प्लस कोण T बराबर कोण A प्लस कोण T, T से T कैंसिल, तो ये आपका हो गया कोण R1 प्लस कोण R2 बराबर कोण A, समीकरण नंबर 3। बेटा सबसे पहले आपने ज्यामिति से चित्र बनाया, उससे आपने R1 प्लस R2 का मान निकाला, जो आपका कोण A आ गया। अब जो मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं त्रिभुज U Q R, त्रिभुज U Q R में U Q R ये बहिष्कोण हो गया, तो ये अपनी इस और इस अंतः कोण के योग के समान होगा। डेल्टा M बराबर कोण U Q R प्लस कोण U R Q। क्यों? क्योंकि ये बहिष्कोण है। गौर से देखो, U Q R और U R Q इन दोनों के योग के समान होगा, लेकिन इनके मान क्या होंगे? अगर मैं इस चित्र को जूम करके देखूं तो ये इस तरह से काट रहे हैं। ये आपका N है, ये P है, ये कोण आपने I बनाया है। यहां इसके आपने दो हिस्से करे, ऊपर वाला हिस्सा अलग है और नीचे वाला हिस्सा R1 है। आप गौर से देखो, ये जो चित्र है इसका हिस्सा मैंने ये निकाल के बनाया, तो ये अब इसमें ये पूरा कोण इस पूरे के बराबर होगा शीर्षाभिमुख। तो जब आप ऊपर वाला हिस्सा निकालोगे तो क्या आएगा? I माइनस R1। ऊपर वाला हिस्सा क्या आएगा? I माइनस R1। कहने का मतलब ये कि लेकिन कोण U
क्यू आर बराबर आई माइनस आर वन और कोण यू आर क्यू बराबर ई माइनस आर टू। ऐसे यहां पर इन्हें देखो तो ये बहिष कोण, नीचे वाला अलग हो जाएगा, ऊपर वाला आपका क्या रह जाएगा ई माइनस आर टू। अतः डेल्टा विचलन कोण बराबर आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। तो डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस कॉमन आर वन प्लस आर टू। लेकिन समीकरण 3 से आर वन प्लस आर टू का मान है ए, तो डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए, अर्थात आई प्लस ई बराबर डेल्टा प्लस ए। समीकरण नंबर 4। बेटा हम डेल्टा एम नहीं लिख रहे, डेल्टा लिख रहे क्योंकि डेल्टा एम अभी आगे स्थिति में आएगा। ठीक है, देखो आपने इस समीकरण में पहले इस चित्र में ए क्यू टी आर चतुर्भुज लिया, चतुर्भुज से आपको मिला ए प्लस टी बराबर 180। इसके बाद आपने क्यू टी आर ये त्रिभुज लिया, इस त्रिभुज से आपको मिला आर वन प्लस आर टू बराबर ए, समीकरण 3 में बना था। इसके बाद आपने बेटा त्रिभुज यू क्यू आर लिया, जिससे आपको डेल्टा का ये मान मिला, इनके ये मान, तो आपका आ गया आई प्लस ई बराबर डेल्टा प्लस ए, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब यहां से न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, अर्थात जब डेल्टा बराबर डेल्टा एम होगा, ये इसकी स्थिति है बेटा। हम इसे सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहां वैसे ही डेरिवेशन बहुत बड़ा है तो इसे सिद्ध नहीं कर रहे हैं, सीधे लिख रहे हैं। न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल्टा बराबर डेल्टा एम, आई बराबर ई और आर वन बराबर आर टू बराबर आर माना। यानी न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होते हैं, और ये अंदर जो आर वन आर टू वन है ये बराबर होते हैं। ये न्यूनतम विचलन की स्थिति है। अब इन मानों को मैं एक बार समीकरण 3 में और एक बार समीकरण नंबर 4 में रखूंगा। समीकरण 3 से, समीकरण 3 आपका ये था बेटा कि R1 प्लस R2 बराबर ए। अब R1 की जगह R रख दिया, R2 की जगह R रख दिया, तो ये हो गया